ओके माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे थे एक तरह से। इसका चैप्टर क्या नाम है? द विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये चैप्टर अपना 6 है और पार्ट 4 होने वाला है और ये लास्ट चैप्टर होगा, मतलब लास्ट टॉपिक होगा एक तरह से, मतलब लास्ट क्लास है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना कुछ डायग्राम से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दो विभिन्न त्रिज्याओं की परिनालिका जिनकी अक्ष उभयनिष्ठ है उनके लिए अन्योन्य परितम का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा। इसने क्या बोला है? वो दो विभिन्न त्रिज्या वाला, मतलब त्रिज्या अलग अलग होना चाहिए, यानी होलो सिलेंडर देखे हो क्या, वैसे होता है। ये दो त्रिज्या होना चाहिए अलग अलग, ठीक है। और उसका उभयनिष्ठ अक्ष होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में, जैसे ये लाइन है, जैसे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, एक ही लाइन दिख रहा है वाला अक्ष एक ही है, इसमें दो को है, यानी एक ही सेंटर में सेकेंडरी वृत्त बोल सकते हैं हम लोग। दसवां में पढ़ोगे सेकेंडरी वृत्त के बारे में, जिसका एक ही केंद्रक होता है लेकिन दो वृत्त होता है। और पेपर में आता है हर बार, 10वां पेपर में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला में आता है, ये भी आता है 12 के पेपर में, देखना। इसने क्या बोला है? दो विभिन्न त्रिज्याओं की परिनालिका जिनकी मतलब अक्ष उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन, ठीक है। उनके लिए अन्योन्य प्रेरणम का मान ज्ञात करना है। अन्योन्य प्रेरणम कितना होता है? तो एम होता है। कितना होता है? एम का मान निकालना है। समझ में आया क्या? कल बताया था ना, इसका मतलब इसका उत्प्रेरण का मान एम होता है। कैसे निकलता है मैं बता दूं, दोबारा देखिएगा। हमारा फा यानी कि बी चुंबकीय फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? आप लोग हंसे नहीं, ठीक है। ज्यादा हंसी तो पीछे चल गए, हाथ तो पढ़ लीजिए आराम से। ये क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती किसका होगा? करंट का। और जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे क्या बढ़ेगा? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। जब ये हटता है ना ये वाला, तो क्या आता है? एम आता है। यानी फाई हटता है तो क्या आता है? एम आएगा। और एम भी तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या? अन्योन्य प्रेरकत्व है, ठीक है। मैं कल बताया था, कल क्लास में, और उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, ये मान लिया कुंडली है, इसे मतलब जैसे होलो सिलेंडर एक तरह से। इसके अंदर दो है, एक बाहर वाला है एक अंदर वाला। इसमें छोटा, इसका जो अंदर वाला त्रिज्या है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? छोटा त्रिज्या बोलेंगे। और जो बाहर वाला मतलब R1 बोलेंगे इसको। और बाहर वाला त्रिज्या है बड़ा वाला, उसे क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। और इस प्रणाली की लंबाई कितनी है? L है। तो ये तो दोनों के लिए बराबर ही ना होगा? दोनों के लिए। मान लीजिए कैसे है, मान लीजिए पेन है, ये पेन के अंदर जो इंक है ना, इंक मतलब जो उसके अंदर डालते हैं लीड, ठीक है, वो तो तुम्हारा पेन का हाइट है ना बराबर होगा। समझ में आ रहा क्या? तो दोनों आपस में क्या एक तरह से पेन का एग्जांपल समझ सकते हैं आप लोग। चाहे मार्कर देख लीजिए, मार्कर में जो उसके अंदर इंक रहता है वो बिल्कुल इसके अंदर ना होता है फिक्स। इसकी लंबाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। और इसका जो फेरों की संख्या है ना, फेरों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, यहाँ पे N1 क्या है? तो आंतरिक प्रणालिका में फेरों की संख्या, यानी एक फेर मतलब अंदर एकांक फेरों की संख्या N होता है। और कुल फेरों की संख्या कितना होगा? बड़ा वाला N मान लेते हैं। ऐसे एक और चक्कर लगाओ ना, उसे बोलेंगे N1 छोटा। बहुत सारा लंबाई में बहुत सारा चक्कर लगाएगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बड़ा वाला N1, ठीक है क्या। अब यहाँ देखिएगा N2 क्या? तो बाहरी प्रणालिका में फेरों की संख्या, जब बाहर वाला दिख रहा है लाल वाला, तो फेरों की संख्या होगा तुम्हारा क्या? एक के लिए, एकांक के लिए। और कुल के लिए कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या? टोटल कितना इसमें लपटा हुआ है वो होना चाहिए। फिर क्या बोले यहाँ पे देखिए, तुम्हारा क्या? बाहरी प्रणालिका है जो कि बाहर वाला है, इसे बोलते हैं आंतरिक प्रणालिका। और बाहरी प्रणालिका को हम लोग क्या बोलेंगे? कुंडली S2 बोलेंगे, इसे हम बड़ा बोलेंगे। अब S2 मैंने S1 मैंने छोटा कुंडली बोलेंगे। अरे तुम्हारा अच्छा है, ठीक है। और जब जो क्या बोलते हैं पहले प्रणालिका होगा अंदर वाला, उसमें करंट बहेगा ना, तो करंट बोले उसमें बहेगा I1। और उसमें जो करंट बहेगा दूसरा वाला में क्या बनेगा? I2। आर समझ क्या? डिफरेंट किया जा रहा है इसके अंदर, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा ना। और लंबाई दोनों का सेम होना चाहिए, क्यों? दोनों सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने माना इसके अंदर, तो माना आंतरिक प्रणालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना? N1 है। ये जो N1 है क्या? एकांक लंबाई में, ठीक है। त्रिज्या कितना है? R1 है। और लंबाई कितना इसकी? L है। समझ में आता है क्या? अब दूसरा क्या बोल रहा है देखिएगा। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार बाहरी प्रणालिका कुंडली S2 में, देखिए S2 कुंडली S2 के लिए एकांक लंबाई कितनी है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N2 है। इसमें जो N2 है क्या? फेरों की संख्या है। और क्या बोले इसने? अच्छा त्रिज्या है ना, वो R2 है, त्रिज्या R2 त्रिज्या दिखाई दे रहा क्या? फिर इसने क्या बोला है? तथा इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? L होगी। तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे एक कॉमन है, कॉमन क्या है? तुम्हारा लंबाई। और इसमें कॉमन अक्ष भी है, देखिए अक्ष यही लाइन से जा रहा है ना दोनों में, ठीक है, इसे बोलते हैं अक्ष। तो कॉमन अक्ष यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा, मैं एक कंडीशन लेकर चलता हूँ, पहले बाहरी वाले को, ठीक है। बाहर वाला देख रहा, बाहर वाला देखिए, बाहर वाला समझिएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे क्या है? प्रणालिका है, गौर करिए। जब इसके अंदर करंट पास होगा बाहर वाला से, होगा ना जी ऐसे, जब करंट पास होगा तो हमको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर डिपेंड करेगा। और करंट इसमें जितना फ्लो होगा उतना चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और तुम्हारा किस पर डिपेंड करेगा? तुम्हारे क्या बोलते चुंबकीय फ्लक्स पर, और डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है।
समझ में आता चीज क्या? तो यही यहाँ बोल जा रहा है माना, मतलब पहला कंडीशन लेके चलते, पहली वाली बड़ी वाली, इसके बाद अंदर अंदर वाले लेके चलेंगे। ठीक है, देखना यदि बाहरी कुंडली S2 में I धारा प्रवाहित हो रहा है तो I2 नहीं बहेगा, तो I2 प्रवाहित हो रहा है क्योंकि बड़ा वाला है। मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ इस तरह से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखना प्रवाहित हो रहा है तो फाइव बराबर क्या होता है, EMI होता है। EM कहाँ से आ गया सर? देखिए इससे पहले का मैंने डेरिवेटिव देखिए, फाइ समानुपाती होता है I का। अरे तुम्हारा चुंबकीय प्रश्न है इसलिए B लगा देंगे। समझ में आ रहा क्या? जब चुंबकीय प्रश्न कांस्टेंट हटेगा समानुपाती तो क्या आएगा तुम्हारा, फाइ B बराबर MI हो जाएगा। क्या आ जाएगा? और यही तुम्हारा क्या है, M क्या है, तो स्व प्रत्यक्त्व है, मतलब ये वाला है अन्योन्य प्रेरकत्व। समझ में आता चीज क्या? कोई डाउट यहाँ तक? आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। अब तुम्हारा फाइव बराबर क्या, यहाँ B लिख देता है। ठीक है, समझ में क्या? B तुम्हारा क्या है, EMI में समझ में आ रहा है ना? तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये वाला बता रहा है I में करंट है। अब देखना ये क्या है तुम्हारे, इसमें फेरों की संख्या, अगर इसमें एक फेरों की संख्या बहुत सारा हो कुंडली 1 में, अगर मैं बोलूँ इसमें क्या बोलते हैं, बड़ा वाला कुंडली में, छोटा वाला अंदर वाला कुंडली की बात हो रही है, उसमें फेरों की संख्या N1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल फेरों की संख्या कितनी है, N1 है। इसमें देखना यहाँ पे क्या होता है, N1 फेरों की संख्या N1 है। तो अभी क्या, फाइव भी अंदर वाला ही लेंगे, फ्लक्स भी अंदर वाला ही लेंगे। बता रहे बाहरी की बात होता है, तो अंदर वाला क्यों ले रहे? ये तुम्हारा क्या M है तो बाहर पड़ेगा, ये 1 2 मैंने क्या है, दूसरी वाला जो फ्लक्स निकलेगा वो अंदर वाले प्रभावित करेगा। समझ में आ रहा क्या? ऐसे मान लीजिए मैं ये तुम्हारे क्या है, मान लीजिए क्या बोलते हैं इसे प्रणालिका है। अब इसमें जो हीट निकलेगा मुझे फर्क नहीं करेगा, तो ये जो हीट निकलेगा ना, इससे चुंबकीय फ्लक्स जो निकलेगा ना वो मेरे इफेक्ट करेगा। जैसे मुझसे नहीं बोला जा रहा है कि देखो 1 2 का मतलब समझिएगा। 1 2 का मतलब होता है दूसरा वाला बल पहला वाला पर लगा रहा है। दूसरा वाला बल पहला वाला पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। कौन सा बल, तो फ्लक्स वाला बल। RS क्या, जो इसमें करंट उत्पन्न हो रहा है तो इसमें किस पे फोर्स लग रहा है, तो पहला वाला पे लग रहा है। इसलिए मैंने फ्लक्स संख्या किसका लिया, पहला कर लिया। और फ्लक्स पे किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला वाला पे। किसके वजह से, दूसरा वाला करंट हो रहा है इसके वजह से। RS दूसरा से इफेक्ट हो रहा है पहला वाला। फिर क्या वाला यहाँ पे देखिएगा, ये तो समझा दिया। 1 2 का मतलब समझ में आया क्या, कि दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है पहले वाले पर। और 2 1 का मतलब क्या है, पहला वाला फोर्स लगा रहा है किस पे, दूसरे वाले पर। तो नेक्स्ट स्टेप वही वाला करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना N1 और 5 1, N क्या तुम्हारा फेरों की संख्या बड़ा वाला मतलब अंदर वाला, और 5 1 क्या फेरों की क्या बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स है। अब इससे कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग देखिए कंपेयरिंग कैसे किया जाता है। देखिए N है फेरों की संख्या, N क्या तुम्हारा फेरों की संख्या दिखा रहा क्या, N फेरों की संख्या लिखिए। N किसके बराबर है, तो N तुम्हारा देखो मैं बोलूंगा क्या, ये लंबाई इतनी है, इसमें 10 है, लेकिन एक में कितना, एक फेरा में कितना लग रहा है 2, तो 10 फेरा में कितना हो जाएगा 20 में हो जाएगा क्या, गुना हो रहा है। तो फेरों की संख्या क्या हो रहा है, आपस में लंबाई में गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखना एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई L1 है मतलब N1 है, इसमें L लंबाई है तो गुना नहीं हो जाएगा क्या, तो ये तुम्हारा क्या बड़ा वाला नहीं हो जाएगा क्या, फिर कितना फेरों की संख्या है। तो इसलिए मैं क्या बोला, N1 की जगह मैं क्या लिखा, ए मतलब N मतलब 1 और L लिखा, L लिखा मतलब बड़ा वाला N1 मतलब फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। मतलब क्या होगा, इसके कंपेयरिंग ये वाला है, दिखाई दे रहा क्या। अरे L मैंने लंबाई और फेरों की संख्या N1 एकांक में, लेकिन पूरा लंबाई है हमको तो गुना करने है ना, तो आपस में क्या हो रहा है, एक तरह से गुना हो रहा है। अभी तुम्हारा फाइव या फाइव क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। अथवा मतलब पीछे वाला डेरिवेटिव में देखिए तो B बराबर क्या था तुम्हारा, B × A पता था क्या। अभी तुम्हारा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। अभी क्या था तुम्हारा, एरिया था, तो मतलब क्षेत्र पर जितना पृष्ठ है, अरे पृष्ठ नहीं पड़ा था क्या, एंगल वाला ऐसा था कुछ ऐसा बताया था ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा पूरा इससे चुंबकीय फ्लक्स रेखा पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा उतना कम मतलब उतना ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा है, यानी कि N1 B 5 1 बराबर होता है N1 L और B2 A1। A1 क्यों, देखिए A1 क्यों बता देते हैं। ये दिख रहा है बाबू, ये वाला एक और देखिएगा इसको, ये ब्रीथ नहीं दिख रहा क्या, ब्रीथ जैसा दिख रहा है ना आपको, गौर करिए ब्रीथ है, ब्रीथ का क्या मतलब क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है ब्रीथ का, तो पाई R²। तो R यहाँ पे छोटा R1 है तो R1 लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम जानते हैं प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र, जब प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो B जो उत्पन्न होता है क्या होता है, तो बोलिएगा μ0 NI। μ0 क्या तुम्हारा नियतांक है, N क्या तुम्हारा फेरों की संख्या है, और I क्या तुम्हारा करंट है। समझ में आ रहा था चीज क्या। अब देखिएगा तो ये तुम्हारा फॉर्मूला रियली में फॉर्मूला जो 5वां चैप्टर से पढ़ना था, लेकिन मैं बोला कि किसके लिए था, B2 के लिए। B2 में चुंबकीय क्षेत्र किसका है, अब बताइए जब तुम्हारा फ्लक्स भी 2 मतलब करंट बह रहा है 2 में, तो फ्लक्स भी 2A में ना बहेगा जी, तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया 2 हो गया। अरे समझ क्या बाहरी वाला का। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यानी μ0 अब N2 मैंने फेरों की संख्या बाहरी वाला, और फिर क्या है I2 में क्या करंट, तो बाहर वाला करंट
अरे यार सुन क्या, इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यानी B2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 समीकरण इसको मान लिए थे हम लोग, ठीक है। तो इसका मान B की जगह यहाँ पे रख देंगे, क्या देखो ये B है ना, B2 का मान रख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा B का मान समीकरण 2 में रखने पर N1 मतलब N1 इज इक्वल टू N1L, हम B की जगह में रखोगे मतलब पूरा B है, गौर करिए इसको, गौर से करिएगा, ये पूरा पूरा क्या है तुम्हारा B, देखिएगा यहाँ से दिखाई दे रहा क्या, ये पूरा B ही तो रखा हुआ है, देखिए तो क्या म्यू नॉट N2 I2 आ समझ में क्या, और यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्या है तुम्हारा एरिया, अब एरिया किसका, तो वृत्त का ना, आई एरिया मतलब एरिया 1 का मतलब वृत्त का एरिया कौन सा था, अंदर वाला पार्ट की, छोटा वाला पार्ट की बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा N1 मतलब N1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 भी लिखा है, N1 फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट फाइव N1 N2 L R स्क्वायर और I स्क्वायर, देखिए गौर से यही वाला चीज लिखा हुआ है, गौर से देखना, तो म्यू नॉट आ गया यहाँ पर ये वाला पाई आ गया, देखो पाई यहाँ पे ये क्या मैंने पुट किया, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, R कौन सा, तो छोटा वाला R है समझ में चीज, यहाँ देखना, यानी N1 5 इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या होगा म्यू नॉट फाइव आ गया, क्या N1 हो गया ये वाला, अब N2 हो गया ये वाला, I2 हो गया क्या, सॉरी मतलब R स्क्वायर हो गया, और I2 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और डॉट यहाँ तक, ये जैसे जैसे अरेंज किया ना एनसीईआरटी वैसे मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। और तुम्हारा समीकरण क्या नाम दिया इसका, 3 दे दिया, और समीकरण 1 और 3 में तुलना करने पर देखिए दोनों 1 और 3 दोनों आपस में क्या है बराबर, ये भी N1 51 का मान है और ये भी तुम्हारा क्या है N1 51 का मान है, दोनों कंपेयर करेंगे ना, तो क्या हो जाए यहाँ पे N1 51 बराबर N1 51, अब N1 का मान यहाँ पे कितना है बताइए, तो MI है, MI है कि नहीं है, सॉरी यहाँ पे देखिए है ना इतना, समीकरण 1 है तो M, हाँ ये वाला ठीक है, N1 51 है ना, दिखा दे क्या, अब ये वाला कितना है समीकरण 3, ये वाला दिखा के वहाँ पे रख दिया, और दोनों में करंट किससे बह रहा है ना, तो करंट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो बचा क्या M1 मतलब M जो बना इसका जो प्रोडक्ट बना क्या बना 1 2 इक्वल टू म्यू नॉट 5 अब N1 N2 अब L R का स्क्वायर, क्योंकि आई से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया बाहरी वाली प्रणाली का, ये तुम्हारा M क्या बोलते हैं जो प्रोडक्ट का मान है ना है ये बाहरी वाला का है, समझ में क्या, अब मैं अभी निकालो किसके वाला अंदर वाला, फिर दोनों कंपेयर करेंगे, तब मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ ये निकालना है, किसका मान निकालना है अननोन पृथक यानी M का मान निकालना है, अभी M का मान नहीं निकला है, अभी खाली बाहर वाला आया है और अंदर वाले तो चाहिए ना, अब फिर अंदर वाला आया दोनों कंपेयर कर रहे फिर M का मान निकाल लेंगे हम लोग, समझ में आया चीज क्या, तो इसके 2 स्लाइड में होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एरिया 1 है जो उसको क्लियर देखिए मैं बता दूं दोबारा से, अगर एरिया 1 की बात हो रही है तो ये छोटा वाला दिख रहा है, छोटा वाला, अरे R1 नहीं ना था, हाँ। तो त्रिज्या था R1 था एक तरह से, तो छोटा वाला ही तो होगा, अरे अंदर वाले की ना बात हो रही है इसलिए यहाँ पे आया, ठीक है। इफेक्ट कौन हो रहा है पहले बताओ, इफेक्ट तो अंदर वाला ही ना हो रहा है, हाँ। बाहर वाला होने घूमने के कारण करंट बहने के कारण चुंबकीय प्लस ऊपर होने के कारण इफेक्ट हो रहा है किस पे, तो अंदर वाला पे इफेक्ट हो रहा है, हो रहा है ना कि नहीं हो रहा, तो यहीं पे होगा, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब सेकंड वाला पे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग आंतरिक कुंडली करेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट पहले हम लोग क्या करते हैं बाहरी वाली कुंडली पढ़े थे ना, अब लोग क्या हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आंतरिक कुंडली वाले अंदर वाला फेरो वाली संख्या, ठीक है। देखिएगा यदि आंतरिक कुंडली S1 में I1 धारा प्रवाहित हो तो हम लोग अभी थोड़े पहले बाहर वाला पढ़े थे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब अंदर वाला, यानी अंदर वाला देखना इसमें S1 छोटा वाला कुंडली अंदर वाले की बात हो रही है प्रणाली का, यानी इसमें करंट I1 बढ़ेगा, समझ में आ रहा क्या, ये क्या बोल रहा है, यदि आंतरिक कुंडली S1 में I1 धारा प्रवाहित हो तो हम जानते हैं कि चूंकि फ्लक्स समानुपाती होता है किससे करंट का, जब हटता है तो क्या आता है कॉमन आती है प्रोडक्ट आता है, इसी M को हम लोग बोलते हैं, और M हम लोग को निकालना भी है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी इसके जगह अगर फिर संख्या N2 करूँ तो तुम्हारे से डिपेंड करेगा चुंबकीय अंदर वाला से डिपेंड करेगा किससे बाहर वाला, पहले बाहर वाले से प्रवाहित हो रहा था अंदर वाला, अब अंदर वाले से क्या होगा बाहर वाला प्रवाहित होगा, तो फेरो की संख्या N2 यानी बाहर वाले की बात हो रहा है, चूंकि फ्लक्स सिस्टम परिवर्तन होगा तो बाहर वाला में परिवर्तन होगा, और M21 यानी पहला वाला फोर्स किस पे लगा रहा होगा दूसरा वाला पर, पिछला वाला हम लोग देख रहे हैं दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है पहला वाला पे, अब लगा रहा है पहला वाला फोर्स क्या लगा रहा है दूसरे वाले पे लगा रहा है फोर्स, यानी उसका चुंबकीय परिवर्तन निकाल रहे हैं, और फिर I1 क्या करंट बह रहा है किसमें, तो पहली वाली कुंडली में, समझ में आ रहा क्या। फिर बोला N2 52 बराबर क्या होगा, इसका कंपेयरिंग इससे कर दिया, N2 मैंने बाहर वाला फेरो की संख्या, तो कुल फेरो की संख्या कितना होगा N2 और लंबाई कितनी है सेम है, लंबाई सेम है ना, देख लो लंबाई सेम है तो क्या गुना हो जाएगा आपस में N2L, ठीक है। यदि मान लीजिए एक फेरे की संख्या अगर 5 है, मान लीजिए 5 है और टोटल लंबाई तुम्हारा 10 है, तो क्या गुना नहीं और गुना हो रहा है, कितना होगा तो 100 क्या बोलते 50 होगा, समझ में आ रहा चीज क्या, तो ये सेम टू सेम बोला है गुना हो रहा है, इसका मतलब
यानी मतलब N2 phi2 इज इक्वल टू N2L। ये इसका कंपेयरिंग है, इसका कंपेयरिंग इससे है और इसका कंपेयरिंग किससे है, इससे। यानी phi2 किस पे डिपेंड, phi2 यानी प्लस टू दूसरा डिपेंड किस पे हो रहा है, तो पहला वाला चुंबकीय क्षेत्र पे और पहला वाला एरिया पे भी। इसमें खास पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। पेपर में याद रखना कि पहला वाला चुंबकीय क्षेत्र पहला वाला ही क्षेत्र पर लेना इसका, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। अब आगे देखना प्रणाली का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हम लोगों को पता है बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। बी पता है क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये बता रहे प्रणाली के अंदर। अब म्यू नॉट क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट होता है जो भी वैल्यू होता है। अब एन क्या है तुम्हारा, फेरों की संख्या होता है। अब आई क्या होता है, करंट होता है, सिंपल सी बात है। तो सेम टू सेम हमें अभी चुंबकीय B1 की बात हो रही है, जो तुम्हारा करंट बहेगा पहला में, तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो पहला में निकलेगा ना, समझ में आ रहा क्या। जब दूसरा में बह रहा था करंट, तो हमको पता है गति करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या वो करंट बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो बी में उत्पन्न हो रहा है। तो B1 इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर की बात हो रही है पहली वाली की, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, बी नोट बराबर मतलब म्यू नोट बराबर N1 और I1। अब यहाँ देखना समीकरण 6 में B1 का मान रखना पड़ेगा, समीकरण 6 अगर समीकरण 5 हमने माना है, और समीकरण 6 में किसका मान रखना है, बी का। यहाँ जब बी रख दे, क्या दिख रहा है वाला पार्ट यहाँ रख देंगे, यहाँ देखिए रख दिए, यानी म्यू N2 phi2 इज इक्वल टू N2L म्यू नॉट N1 I1 अपाई R स्क्वायर। ये क्या है, पहला वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, समझ में आ रहा क्या, पहला वाला पाइप का अंदर वाला पार्ट का, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, यानी N2 phi2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 मतलब म्यू नॉट फाई N1 N2L और R का स्क्वायर मतलब पहला वाला R और Y करंट बह रहा 1, पहले अंदर करंट बह रहा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इसको समीकरण मैंने 5 मान लिया, और इसे समीकरण 5 और 7 की तुलना करने पर समीकरण 5 और समीकरण 7 आपस में क्या तुम्हारा बराबर है, देख लो। N2 phi2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 phi2, अरे बराबर है क्या। तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड वाला बराबर है, तो राइट हैंड वाला भी बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर हो गया, तो इधर वाला ये वाला पार्ट, इधर वाला ये वाला पार्ट। और इसमें आया क्या, तुम्हारा करंट सेम है, देखो I1 और I2 कट गया, क्या कटने के कारण क्या बचा, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट फाई N1 N2L R1 का स्क्वायर। ये समीकरण क्या मान लिया, 8। अब पिछले स्लाइड में देखिए आप लोग, समीकरण 8 और समीकरण 4 आपस में बराबर आ गया, देख लीजिए कॉपी में। और समीकरण 4 और समीकरण 8 क्या तुलना आपस में बराबर, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। तुलना को मतलब कंपेयर करेंगे, क्या सही में निकलता है कि नहीं होगा। देखिए M12 बराबर हो गया M21 का, यानी जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही क्या लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, दोनों आपस में बराबर हो गया। इसलिए इसे एक बड़ा सा मान लिया M, क्या माना इसको M। आई एम बराबर क्या हो गया, M माने वही क्या बोलते हैं, इसे प्रेरकत्व बोलते हैं, हाँ अन्योजन, अन्योन प्रेरकत्व। अब यहाँ क्या बोलते हैं, म्यू नॉट फाई मतलब N1 N2L R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिएगा मेम बराबर क्या हो, म्यू नॉट फाई N1 N2L का R मतलब L इंटू R का स्क्वायर। R क्या यहाँ पे त्रिज्या है, छोटा वाला। इसमें किस किस का फर्क पड़ रहा है, देखिए ये बाहर वाला त्रिज्या लिया गया, क्या कहाँ लिया गया बताइए, लिया गया क्या, अरे बोलो त्रिज्या लिया गया क्या, नहीं लिया। तो दोनों में क्या इफेक्ट आ गया, तो छोटा वाला क्षेत्रफल आया, नहीं आया क्या, मान लीजिए छोटा वाला है तो बड़ा वाला तो इफेक्ट नहीं हुआ, तो बड़ा ऐसे रह गया। आया समझ क्या, लंबाई दोनों में क्या था, तुम्हारा कॉमन था इसलिए आ गया। ये तुम्हारे यहाँ पे माइनस का निकल गया, मतलब जो क्षेत्र उसका निकलेगा छोटा वाला, हाँ वही बड़ा वाला का निकलेगा। यानी दोनों क्या आपस में बराबर है, बराबर होने के वजह से मैं बड़ा M मान लिया। M मैंने क्या माना, इसका अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है, उसको मान लिया। समझ में चीज क्या, उसको मैंने क्वेश्चन माना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पूछा है कभी भी अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कितना है, ऑब्जेक्टिव बनाएगा इसको, ये है इतना बड़ा। समझ में आती चीज क्या। अब M मैंने समझ मारा ना सबको क्या हो रहा है जी, अभी मैंने तो पता ही सबको। तो ये अपना स्लाइड कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक ले लीजिए। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसी का नेक्स्ट टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, इसका ही रिलेशन है, ठीक है। तो क्या है, यदि N1 तथा N2 पहले तथा दूसरी कुल प्रणालिका में फेरों की संख्या हो तो क्या करेंगे हम लोग, गौर करिएगा। इसने क्या बोला, N1 जो मैंने पहले बताया था, N1 क्या तुम्हारा आंतरिक वाला फेरों की संख्या होगा टोटल, N2 क्या तुम्हारा बाहरी वाला फेरों की टोटल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि N1 तथा N2 पहली तथा दूसरी कुल प्रणालिका में फेरों की संख्या हो तो हमको पता है N1 कैसा आया होगा, जितनी लंबाई है टोटल पहली कुंडली में एक फेरों की संख्या L मतलब N1 गुना हो जाता है N1 L हो जाए क्या, और 2 हो जाए क्या N2L हो जाएगा। L समान है दोनों में, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, बराबर है ना L दोनों, तो ये बराबर नहीं लंबाई उसका। हम लोग क्या जानते हैं, देखिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अभी जो B निकाला था, क्या निकाला था, सॉरी M निकाला था, और क्या निकाला था, M बराबर म्यू नोट, फिर निकाले क्या फाई, फिर N1 N2 L R1 का स्क्वायर, ये निकाले थे। तो गौर करिएगा, हमको तो इसमें N1 दो को L दिख रहेगा, दिखा नहीं दिखेगा, तो एक और L कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो सिंपल सी बात है बाबू, एक और L मैंने क्या करा
एल से गुना किया, एल से क्या कर दिया मैंने, भाग कर दिया। आया समझ में क्या? तो भाग करने के बाद मेरे साथ क्या हो गया था, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम बराबर म्यू नोट पाई यहाँ पे हो गया। अब एन 1 अब एन लिख दिया एगो, अब एन 2 अब एन लिख दिया दूगो, हो गया क्या? अब फिर क्या बचा, R1 का स्क्वायर नीचे नीचे बचा ना, एल एगो एल, यही ना बचा। अब देखिएगा यही सेम उसने यहाँ लिखा हुआ है, गौर से देखना इसको। बोला एम बराबर म्यू नोट N1 L, अब एल बटे एल कर दिया, कोई डाउट आता किसी को? एगो एल आ गया क्या, और N2 L अपाई आर स्क्वायर, आर कौन सा तो 1 वाला। समझ में आ रही तो चीज क्या? आप गौर करिएगा, इसको जगह मैं एन रख सकता हूँ, तो क्या N1 और N2 रख सकते हैं ना इसको, इसको रखें, इससे मैं इरेज कर रहा हूँ पहले, देखिए। पर कैपिटल वाला रखेंगे। हाँ तो इसके जगह मैं रख दूंगा N1 रख दिया क्या, इसी जगह रख सकता हूँ N2 रख दिया क्या। अब बीच में एरिया है ना, तो ये तुम्हारा एरिया का मैं ये लिख दूं क्या, कोई डाउट यहाँ तक? अरे किसका एरिया है, वृत्त का एरिया है, तो लिख सकता हूँ ये का, लिख सकता हूँ। हमको पता है कि बड़ा वाला वृत्त का एरिया और छोटा वाला दोनों में तो एक ही लिए ना जी, इसको मैंने क्या बोल दिया, फिर बड़ा कर दिया। कोई डाउट? देखिए जो पहला वाले पर बाहरी वाले प्रणाली करे तो इससे इफेक्ट कौन हो रहा है, छोटा वाला त्रिज्या कर रहा था, अब अंदर वाला करे तो भी छोटा वाला हुआ, तो एरिया कुल मिला के छोटे वाला ना हुआ, तो क्या हो गया, ये हो गया, यानी ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखना म्यू बराबर क्या होता है यहाँ पे, मतलब एम बराबर म्यू N1 N2 और ए बटे एल, यह क्या है, निर्वात में न्यून प्रेरक का मान है, ये कहाँ है, तो बोले निर्वात में कितना होगा, तो निर्वात में ये वाला फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा क्या? अगर एन का मान पुट भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यानी कहाँ है, तो निर्वात के अंदर है। अब मैं बोलूँगा कोई अपेक्षित द्रव्यमान में कुछ उसमें रहा होगा, तब देखिएगा, यदि किसी परिणालिका में परिणालिका के माध्यम में म्यू आर, क्या बोलेंगे इसको, म्यू आर अपेक्षित चुंबकीयशीलता का पदार्थ हो, तो चाहे हवा नहीं है मतलब कुछ और है, कैसे हम लोग पढ़े अपवर्तनांक पे पढ़े होंगे, शीशा ग्लास ये पढ़े थे ना, कोई तेल हो गया तारपीन का तेल, ठीक है, तो वैसे चीज कुछ पदार्थ है, तो इसे क्या होता है, इसे गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। देखिएगा यानी म्यू क्या बोला, एम बराबर क्या है, म्यू आर आ गया, देखिए फिर म्यू नोट सेम टू सेम लिखा हुआ है N1 N2 ए, और नीचे क्या है एल। हमको पता है कि इन दोनों आपस में क्या हो गया, N5 N आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों भाई, ये वाला फेरों संख्या इसके बराबर और फ्लक्स का मान इसके बराबर। हमको पता है फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया यहाँ पे। अब बराबर होने की वजह से यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें समय मान लीजिए समय कुछ लगा हुआ, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन, तो कुछ टाइम लगा हो ना, तो देखिए इसमें फ्लक्सन मतलब इसके डी के क्या करेंगे, N51 डी परिवर्तन बराबर क्या है, DM1 मतलब इसका परिवर्तन, कट जाएगा चीज क्या, चलो तो नहीं कर देना, यहाँ पे एन होगा ना, समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तुम्हारे इसके तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, गलत तो नहीं है ना, ये नहीं होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी इसका फेरों की संख्या ये है। अब यहाँ लिखना है N1 D1, देखा क्या बराबर डी परिवर्तन किसका, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तुम्हारा फेरों की संख्या से डिपेंड नहीं कर रहा क्या, चुंबकीय फ्लक्स से, यानी प्रेरक भी डिपेंड कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और यहाँ देखिए ये माइनस क्या बताता है, लेंस का नियम बताता है बस। और ये तुम्हारे क्या है, जब ये तुम्हारा उत्पन्न होता ना है, तो ये जो तुम्हारा उत्पन्न हुआ था अंदर वाला बाहर वाला भी तो भी अंदर वाला इफेक्ट हुआ, अब अंदर वाला क्या तो भी अंदर वाला इफेक्ट हुआ, अंदर ही वाला हुआ था, एक तरह से दोनों क्षेत्रफल एक ही लिए थे और उसका एरिया भी सेम लिए थे, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब यू क्या बोलते से अपसाइलन, अपसाइलन बराबर क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते से बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, समझ में आ रहा क्या, ऐसे क्या बोलते हैं माइनस डी N1 ∅1 dt, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र माइनस की तरफ दर्शा रहा है, और लेंस का नियम है, किसका नियम है, लेंस का नियम बताता है ना कि वो अपने उत्पन्न होने का विरोध करता है, आया कर पढ़ाए थे। अब फिर क्या हो रहा है, इसे बोलेंगे कि U1 यानी डी एम, देखिए यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे N1 इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये दोनों बराबर है ना, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, तो मैं लिख दिया MAI2 = dt, और ये तुम्हारा ये हटेगा तो ये मान गया बाहर, अरे आ गया क्या, अरे एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आता है, आप कर होंगे डेरिवेटिव में कि कौन सी चीज बाहर आता है, क्या आता है, ऐसे नहीं पढ़े हैं, 5dx ऐसे आता है, dx² बटे dx, ये वाला बाहर आता है क्या, 2x1, तो डेरिवेटिव है, पढ़ाएंगे अभी मतलब जो शुरू करेंगे मैथ में तो उसमें भी बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, जब माइनस हटेगा तो क्या बताएगा, ये वाला आएगा, और माइनस सिर्फ दर्शाता है क्या तुम्हारा, लेंस का नियम बताता है यहाँ पे, और कोई बात नहीं लिख सकते चाहे नहीं भी लिख सकते, समझ में आता चीज क्या। तो यहाँ अपना इसका टॉपिक खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, मतलब इस चैप्टर का सेकंड लास्ट है, ठीक है।
यानी क्या स्वयं प्रेरक होता है। ये क्या होता है स्वयं प्रेरक, इसे हम दर्शाते हैं एम से। और एम आता कैसे है, तो एम इसका कांस्टेंट वैल्यू है, वही तुम्हारा सॉरी एल है, एल है ठीक ना, एल तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू इसलिए आता है। अब पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे वो क्या बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़े थे ना, उसे किसे दर्शाते हैं एम से, और इसे किसे दर्शाते हैं एल से। समझ में आता है चीज क्या, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए कुंडली है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसमें तुम्हारा प्लस है मतलब कुंजी लगा हुआ है, और इसमें तुम्हारा क्या है प्रणालिका या प्रणालिका जो कुंडली बोलते हैं। ऐसे मुख्य धारा यानी करंट बह रहा है, जब करंट इधर की ओर बहता है, करंट इधर बह रहा है ना, ऐसे आएगा तो इधर जाएगा नदी, ऐसे तो इधर नहीं जाएगा, तो जब इधर बहेगा तो तुम्हारा प्रेरक किधर जाएगा, तो इधर की ओर जाएगा उल्टी दिशा में। तो बोलेगा प्रेरक का दिशा किधर होता है, तो बोलेगा विद्युत धारा की उल्टी दिशा में होती है। समझ में आ रहा क्या, प्रेरक का दिशा किधर होता है, तो विद्युत धारा के उल्टी दिशा में होती है। समझ में आता है क्या, हम लेते हैं क्या प्रेरकत्व की दिशा उल्टी होती है, कैसे विपरीत होती है। आज में क्यों पेपर में आएगा तो बता दीजिएगा कि मतलब इसका धारा इसका दिशा किधर होता है, बोलेगा करंट के उल्टी होती है यानी विपरीत होती है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे मैं के लगा दिया, कुंजी लगा दिया, तो भाई मैं करंट जैसे मैं बटन टिपूंगा, तो बटन टिपूंगा ना तो मैं एकदम से नहीं पहुंच जाएगा, पहले धीरे धीरे मतलब 0.1 0.2 धीरे धीरे करते कहाँ तक पहुंचेगा, आज तक पहुंचेगा। फिर मैंने मान लीजिए तुम्हारा ये बटन टिप दिया, ऑन कर दिया, तो भाई पहले थोड़ा सा वोल्टेज होगा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आज तक पहुंच जाएगा, मैंने करंट तक। समझ में आ क्या, आपको हम लोग को लगता है जैसे बटन टिपा तो लाइट जल गया, लेकिन अगर उस मिली सेकंड के अंदर अंतर में देखो तो वो चल के जाता है, ऐसा समझ क्या, वो चल के मतलब फॉलो होता है, तब जाकर बटन ऑन होता है, मतलब बस बढ़ता है। अगर कम से कम सेकंड मतलब रोक दो समय को, अब मैं देखूं कैसे जा रहा है जी, ठीक है, तो कैसे स्लो मोशन होता है, कोई मूवी वगैरह देखते स्लो मोशन देखते हो क्या, गोली आता है, गोली का स्लो मोशन करता है, एकदम ऐसे निकला एकदम 500 का निकलता है, नहीं देखता क्या। तो वैसे अगर स्पीड को मैं कम कर दूं, लाइट को कम कर दूं मतलब, तो इसमें मुझे लगेगा कि यहाँ पे क्या चल के जा रहा है, तो 0 से कहाँ जा रहा होगा आज तक, यानी 0 करंट से फॉलो हो रहा है, तो कहाँ से जा रहा है आज तक जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, झांकने वाला लिया, झांकने वाला बोल मारने के लिए। अब यहाँ देखना रिकॉर्ड हो गया, यहाँ देखिएगा मैं क्या बोला था, तुम्हारा आई से कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे सॉरी 0 से कहाँ से जा रहा है, आई तक जा रहा है, क्यों पता है ना, पहले धीरे धीरे जाएगा फिर ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, ठीक है, स्व प्रेरण कैसे बोलते, सेल्फ इंडक्शन, मतलब खुद पे ये तुम्हारे इसके अंदर करंट बहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और समझ क्या, देखिए कैसे मैं बताऊं, मतलब दोनों काम खुद ही कर रहा है, पता ना, तो वैसे ये कर रहे हैं, इसी में चुंबकीय करंट मतलब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय करंट इसके अंदर जा रहा है, मतलब करंट जाएगा तब उत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसका परिभाषा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये कुंडली है क्या है ना, इसमें धारा प्रवाहित हो, धारा मैंने आ बह रहा है इसके अंदर, ठीक है। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा का मान 0 से अधिकतम मान तक परिवर्तित होती है। समझ में क्या, 0 से कहा जाता है अधिकतम मान आई तक, अब आई कितना हो सकता है 10 एम्पियर 5 एम्पियर 10 20 एम्पियर जितना भी एम्पियर हो, ठीक है। अधिकतम मान तो क्या होता है परिवर्तित होती है, मतलब बढ़ता है, जिससे कुंडली में जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और जब इसके अंदर ऐसा करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, इसे धारा उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या, दोनों उत्पन्न हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो दोबारा से पढ़ता हूँ, जब यह परिवर्तन होता है ना, जब 0 से करंट बहा जाता है उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई बोलते हैं ना, ई यानी क्या यहाँ पे ई हो रहा है, ई तुम्हारा क्या होगा, ई तथा प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो जाती है। अब उत्पन्न होगा तो कहीं जाएगा ना, अब इसका ऊर्जा भी पढ़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे समझिएगा, धारा की दिशा में विपरीत होती है, देखिए जो उत्पन्न होगा ना कौन सा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो कि धारा की दिशा के क्या होती है विपरीत, यानी उल्टी मान होती है, ऐसा में क्या यानी उल्टी होती है, विपरीत होती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्व प्रेरण की घटना कहते हैं, ठीक है। हमको पता है क्या कि चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, आई पर, यानी करंट पे डिपेंड करेगा ना। अब हमको पता है क्या कि अगर मैं फेरो की संख्या n ले लूं तो n × 5b मैंने चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती किसका हो जाएगा, आई का, जब ये समानुपाती आएगा क्या आएगा, एल आएगा। और जब एल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कुंडली का स्वयं प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। जो कुंडली है ना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल को, तो कुंडली का क्या बोलेंगे, स्व प्रेरक तत्व मतलब प्रेरक बोलेंगे, जो एल से दर्शाया जाता है। और ये क्या है, समानुपात अनुक्रमानुपाती नियतांक है, समानुपाती ही बोल सकते हैं, आया समझे क्या। अब आगे देखते हैं, इन्हें देखिए अब मुझे एल का मान निकालना था, एल है दिख रहा है क्या, ये भाग गुना में है ना, आई किसमें आ जाएगा,
भागा में नहीं आ गया क्या, तो गुना भागा में आ गया क्या, आज तुम्हारा एल का मान आ गया। हमको पता है क्या होता है तुम्हारा ऊपरी, इसे क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं ना, वेबर जी इसका ऐसे मात्रक, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब वेबर बटे एम्पियर क्या होता है, हेनरी, होता है कि नहीं होता, तो तुम्हारा इसका ऐसे मात्रक क्या बन जाएगा, हेनरी बन जाएगा। समझ में आ रहा क्या, अब यहाँ देखना। अतः कुंडली में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब इसके अंदर से तुम्हारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो हम लोग पता है कि माइनस डी एन फाइव बटे डी टी होगा। इन फाइव मैंने कुल फेरों की संख्या चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं बी भी लिख सकता हूँ, कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर, क्यों हमको पता है किसके लिए उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा क्या, अब यहाँ देखना क्या बोला यहाँ पे, और समीकरण एक से एन फाइव का मान रखने पर फिर एन फाइव, ठीक है, क्या यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, एन फाइव क्या होगा, एल आई होगा। अब यहाँ देखना, तो समीकरण एक से एन फाइव का मान रखने पर एन फाइव बराबर क्या होगा, एल आई बटे डी टी। डी टी क्यों, क्योंकि जहाँ बता जा रहा है लेंज का नियम से माइनस आ रहा है। समझ में आ रहा है, लेंज का नियम के वजह से माइनस आ रहा है, वरना माइनस नहीं आता। समझ में आता चीज क्या, फिर क्या होना है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल डी आई बटे डी टी। यहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा, ई क्या मतलब विद्युत वाहक बल। समझ में आ रहा क्या, अभी तुम्हारा क्या देखो, मुझे एल का मान चाहिए, इसे चाहिए ना, ये तुम्हारा गुना में नहीं वाला बताइए, भागा में नहीं, तो कहाँ गया, ये पूरा उठ के नीचे आ गया क्या, इसके नीचे, और सबसे नीचे वाला कहाँ है, सबसे ऊपर। तो यहाँ देखना एल बराबर डी ई डी टी बटे डी आई, आ रहा समझ में इतना चीज। फिर क्या बोला यहाँ पर देखिएगा, यदि डी आई बटे डी टी 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, क्यों टाइम तो लग रहा है ना, यदि 1 सेकंड में 1 एम्पियर बह रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो तो क्या होगा, दोनों ये दोनों कट जाएगा तो एक ही ना बराबर हो जाएगा, तो माइनस आ रहा है, ठीक है। आज समझ क्या, और फिर क्या बोलेगा था, कुंडली में धारा परिवर्तन यानी ये मतलब 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो कुंडली का स्वप्रेरित्व कुंडली के उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के आंतरिक मान बराबर होता है। तो सॉरी आंतरिक नहीं, आंकिक मान, आंकिक मान क्या होता है, संख्या में, तो संख्या में दोनों आपस बराबर नहीं होगा क्या, इसी का परिभाषा ये लिखा हुआ है। समझ में आ रहा क्या, देखिए दोबारा से लिख नहीं होगा आप लोग, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी का परिभाषा नहीं वाला परिभाषा इसका लिखा हुआ है, देखिए दोबारा से बोल रहा हूँ। अतः कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो कुंडली का स्वप्रेरित्व कुंडली में उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है आंकिक मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ठीक है, दिख रहा क्या, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बराबर हो गया, देखिए यहाँ पे बराबर हो रहा है ना, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, यानी हेनरी का मतलब इसका एल का ऐसे मतलब क्या होता है, हेनरी होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझ में क्या, एल का ऐसे मतलब जो तुम्हारा क्या है, स्वप्रेरित्व है, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब इसका विमा क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -1 और टी का पावर सॉरी -2 और ए के पावर -2। समझ में आ रहा क्या, तो एरिया नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। और डाउट है किसी को भी, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं, इसका और कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए एल का मान निकालते हैं हम लोग अब, ठीक है। सामने एल का मान ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र से, जो पीछे वाला सूत्र देखे ना हम लोग, उसे एल का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा हम लोग जानते हैं समीकरण 1 नाम दे दिए इसको, एन फाइव बराबर एल आई होता है, तो थोड़े पहले देखे थे, देखिए क्या है तुम्हारे बट्टी में आगे जो दिखाई दे रहा है ना, यानी क्या होगा यहाँ पे एन फाइव बराबर एल आई, यानी समीकरण 1 हमको पता है एन फाइव इक्वल टू एन एल बी, ये होता है एन एल कहाँ से आ गया, तो एन का मान, फाइव का मान क्या होता है, बी एल होता है। आप देखे होंगे एन का मान जो था वो क्या था, एन एल था, एन मैंने फेरों की संख्या 1 में टोटल लंबाई था, तो टोटल एल गुना कर देंगे, और फाइव क्या था तुम लोग बताए थे पिछले चुंबकीय क्षेत्र गुना एरिया, अरे चुनिया नहीं बताया था ऐसे वाला में, ऐसे जो दाना था बहुत सारा, ठीक है, तो उसे बताया गया था इसमें। और यहाँ क्या बताया जा रहा है देखिएगा, समीकरण 2 नाम दे इसको, अपरिणालय के चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू क्या तुम्हारा कोई मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और एन क्या तुम्हारा फेरों की संख्या है, वाई क्या है तुम्हारा करंट है, ठीक है। सामने देखिए सबको, समीकरण 2 से बी का मान रखने पर, समीकरण 2 देखा क्या, इसमें बी का मान क्या करूँगा, रख दूंगा, दिखाई दे रहा क्या, बी का मान यहाँ पे रखने वाला है, यानी समी फाइव नोट मतलब एन फाइव बराबर एन एल, अब म्यू नोट एन आई है, दिख रहा क्या, अब इक्वल टू क्या होगा, एन फाइव बराबर एन गुना एन कितना होता है, ये वाला एन कितना होगा, एन का स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या, और फिर एल क्या है, एरा एल, अब म्यू नोट एरा और आई एरा और एरा, है ना, समझ में आ रहा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, और समीकरण 1 और 3 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, देखिए दिख रहा क्या, तो एन फाइव बराबर एन फाइव हो जाएगा, तो एन फाइव यहाँ पे मान पुट किया, समीकरण 1 मतलब 3 को तुलना करने पर क्या होता है, तो लेने वाला मतलब लेफ्ट हैंड में लिखेंगे एल आई बराबर म्यू नोट एन स्क्वायर एल आई ए, ठीक है। अब यहाँ देखना एल से क्या होता है, यहाँ पे आई से आई क्या हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है, कट गया क्या, अब फिर क्या होता है यहाँ पे म्यू नोट एन स्क्वायर एल और ए। अब मान लीजिए कब है, तो तुम्हारा निर्वात में, कहाँ है, निर्वात में किसका मान है, तो एल का,
समझ में क्या कहा है? तो निर्वात के अंदर है। अब मैं बोलूंगा अपेक्षिक घनत्व हो तो कोई उसके अंदर कोई पदार्थ हो तो क्या ना, अगर यू आर अपेक्षिक चुंबकीयशीलता का पदार्थ भरा हो तो क्या करेंगे उसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रणाली के इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ है तो क्या करेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे यू आर यानी क्या, तो सॉरी म्यू आर, एल का एल बराबर म्यू आर, एल म्यू मतलब म्यू नॉट एल का एन का स्क्वायर और ये आ जाएगा एल और ए। अब एल क्या है तुम्हारा इसकी लंबाई, अब एल क्या एरिया है, अब म्यू एन क्या है फेरों की संख्या है, और तुम्हारा क्या म्यू नॉट का ये क्या है म्यू आर, इसे बोलते हैं अपेक्षिक घनत्व, ठीक है, या फिर चुंबकशीलता बोल सकते हैं। और तुम्हारा क्या म्यू नॉट क्या है तुम्हारा पता ही है, इसका कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जब भरता है तो चुंबकीय क्षेत्र से निकलता है। अब प्रणालिका में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का कांस्टेंट वैल्यू है कौन, तो म्यू नॉट, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अपना यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, आप लोग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और चलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक और एनसीईआरटी बुक में और कुछ तो नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और हम अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। इसका नाम क्या है, तो स्व प्रेरणा की घटना में चुंबकीय मतलब सॉरी घटना में कुंडली में चुंबकीय संचित चुंबकीय ऊर्जा, मतलब संचित में इकट्ठा हो गया ना ऊर्जा, जो मतलब आवाजाही जो ऐसे कर रहा है तो तुम्हारे प्रणाली के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसे चुंबकीय ऊर्जा कितना आएगा इसके अंदर, तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो स्व प्रेरणा की घटना में कुंडली में संचित ऊर्जा कितना है वो निकालेंगे हम लोग। हमको पता है स्व प्रेरणा की घटना में प्रेरित विद्युत भाग बल ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, अपसालन बोला जाता है इसको, अपसालन बराबर क्या होता है माइनस एल डी आई बटे डी टी, अभी तो पहले ही देखे थे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बता रहा है, आई करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, बताइएगा। क्यू बराबर क्या होता है आई टी, पता है कि नहीं होता, तो ये तुम्हारा क्या होता है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आएगा। यानी ये तुम्हारा क्या ये बता रहा है लेंस का नियम, लेकिन मुझे लेंस का नियम नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, ठीक है, यानी बीमा चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, ये तुम्हारा प्लस भी क्या होता है माइनस भी क्या होता है, प्लस और प्लस तो प्लस ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखना यानी डी आई बटे डी टी, अब जैसे सूत्र होता है एक तरह से हम जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, तो किया गया कार्य बटे लिया गया मतलब आवेश के द्वारा, वी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू किया गया कार्य किसके द्वारा, आवेश के द्वारा, इसे विभवांतर बोलते हैं, यही तुम्हारा ई के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये नहीं कि फोर्स है, वो तुम्हारा विभव है, विभव, समझ में इतना चीज क्या, तो वी बराबर ही, यू बराबर वी बटा क्यू, हम छोटा सा के लिए लेंगे ना, तो डब्ल्यू मैंने किया गया कार्य छोटा सा आवेश के द्वारा, समझ में क्या, छोटा सा आवेश के द्वारा छोटा सा किया गया कार्य, डी मैंने छोटा सा होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, डी डब्ल्यू बटे डी टी यानी थोड़ा सा काम किया है छोटा सा समय के लिए, यानी एल डी आई बटे डी टी, अब डी डब्ल्यू बटे डी टी याद रखना है, गुना में है ना, यहाँ पे डी टी कहाँ चला गया, यहाँ पे डी सी डी क्या होगा आपस में कैंसिल हो गया, चलिए कैंसिल करते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे डी वी डी डब्ल्यू बचा गया, मतलब छोटा सा काम, ये जो क्या होता है एल, और डी आई क्या होता है क्यू बराबर आई टी, यहाँ पे देखा क्या, तो मुझे आई का मान निकालना है ना, तो क्यू बटे टी नहीं हो जाएगा क्या, तो आवेश ऊपर और टाइम नीचे, और आई है क्या सेम टू सेम, कोई डाउट रहता है किसी को। अब आ देते हैं डब्ल्यू मतलब डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा एल आई, अब इसके मैं आई लिख सकता हूँ, क्या आई लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए, क्यू बराबर आई टी के नियम से, समझ में आ रहा क्या, यहाँ बता क्यू बराबर आई टी यानी कि एल आई डी डी आई। अब यहाँ समझिए दोबारा से, अतः कुल ऊर्जा कितना होगा, ये तो तुम्हारा छोटा सा ऊर्जा होगा, हल्का सा छोटा सा के लिए, जब कुल ऊर्जा निकाल जाता है तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन मैंने कहाँ से कहाँ तक, तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो करंट जा रहा था ना कहाँ से, तो जीरो से कहाँ जा रहा था आई तक, याद आ रहा है कुछ, बता था ना कि हमेशा अगर स्विच ऑन करूंगा तो हमेशा धीरे धीरे जाएगा, और जाने की वजह से क्या जीरो से धीरे धीरे जाके आई तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम उसका करंट जहाँ तक है वहाँ तक पहुंचेगा। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, यानी यहाँ तक कुल ऊर्जा कितना होता है इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू बटे मतलब डी मैंने छोटा सा काम, ठीक है ना, बड़ा सा काम हो जाएगा वो, इंटीग्रेशन कहाँ से जीरो से लेके आई तक, इसे बोलते हैं लिमिट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग लिमिट बोलते हैं, ये चैप्टर 8 में पढ़ना है मैथ के अंदर लिमिट, ठीक है, इंटीग्रेशन का लिमिट बता रहा हूँ मैं कि इसका इंटरनल में मतलब कर सकते हैं। फिर क्या बोला देखिएगा डी डब्ल्यू यानी इसका क्या इंटीग्रेशन, अब एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना एल कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट क्या होता है बाहर आ जाता है, अब किसमें डेरिवेटिव हो रहा है तो आई में, इंटीग्रेशन से आई से हो रहा है, और डी आई बटे डी टी यानी इंटीग्रेशन कर रहा है तरह से, तो सूत्र बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई पावर एक्स की पावर एन रहेगा, कोई पावर के अगर एन रहेगा तो उसमें एन जुड़ जाएगा और वही सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका पावर पूछते तो एक है क्या, तो एक में एक जुड़ जाएगा क्या, एन में एक है मतलब एन वन है, तो एक में एक जुड़ जाएगा क्या, और संख्या नीचे आ जाएगा क्या, तो देखिएगा यानी देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यानी इसका जब तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा ना तो तुम्हारा बड़ा वाला कार आना शुरू हो जाएगा, यानी कि टोटल काम जितना काम है पूरा, तो क्या आएगा यहाँ पे एल दिख रहा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन एक मतलब आई में एक जोड़ के और वही सेम टू सेम नीचे लिख दिए, तो आई का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एक और एक पावर 2 हो जाएगा क्या, इसका लिमिट है जीरो से कहाँ तक आई तक, और ये भी तुम्हारा क्या आई स्क्वायर बटे 1 1 2 हो गया क्या,
अब यहाँ जीरो से कहाँ तक आई तक। इसका इसका एक सूत्र होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले ऊपर वाला माइनस फिर क्या नीचे वाला कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे W बराबर L और सबसे पहले पढ़ा है यहाँ पे देखा पर यानी आई में आई रखे तो आई नहीं रहेगा अब बटे 2 और फिर माइनस जीरो में आई में जीरो रखना जीरो हो जाएगा बटे 2। तो देखिए यहाँ पे आई में आई रखा तो आई जीरो आई बटे 2 और आई की जगह में क्या रख दिया जीरो रखा तो जीरो का स्क्वायर बटे 2 आई का स्क्वायर तो आई स्क्वायर हो जाएगा जीरो का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ पे क्या हो रहा है W बराबर L आई का स्क्वायर बटे 2। अब ये ना तुम्हारा भागा में ना है नीचे जैसे ऐसे लिखे तो 1 बटे करके तो W बराबर क्या हो 1 बटे L आई स्क्वायर। ये किया गया कार्य है चुंबकीय फ्लक्स में मतलब चुंबकीय ऊर्जा में किया गया कार्य एक तरह से। समझ में आया कितना ये तुम्हारा कार्य बता देगा। अतः W बराबर क्या होता है हाफ L आई स्क्वायर। ठीक है अभी तुम्हारे इसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ है ऊर्जा ना ये तुम्हारा कारण है यानी किया कारण आ गया। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आया काइनेटिक एनर्जी मैंने जब वो चला ना वहाँ से वहाँ तक चलने में उसका ऊर्जा कितना वेस्ट हुआ देख रहे हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे अतः कुंडली में संचित चुंबकीय फ्लक्स ऊर्जा कितना हो जाएगा तुम्हारा UB। ठीक है ये मतलब ऊर्जा का बताता है। अभी क्या तो चुंबकीय फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ L आई का स्क्वायर। इसका नाम दे देगा समीकरण 1। ठीक है अब यहाँ देखते हैं गति करते कण को गतिज ऊर्जा। अब मान लीजिए वो कण है जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा जो बह रहा होगा ऐसे और तुम्हारा चलेगा तो गति में आएगा ना तो गति में तो ऊर्जा इन्वेस्टमेंट होगा क्या तो ऊर्जा इन्वेस्ट कितना होगा तो K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। सॉरी मतलब यहाँ पे क्या बोला K मतलब क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। K मतलब काइनेटिक एनर्जी ठीक है और हाफ mv स्क्वायर m क्या है जड़त्व है यानी मास है कितना भारी है आया समझ में क्या वो डिपेंड कर रहा है। V क्या तुम्हारा कितना स्पीड से कोई जा रहा है। ठीक है देखिए कोई मोटा आदमी कोई पतला आदमी समझिएगा कोई पतला आदमी स्पीड में भागता है यानी उसका वेट क्या कम है और हाफ mv स्क्वायर लगता है यानी तो नीचे जमीन में जो फोर्स लगा रहा है वो कम लगेगा। ये कोई मोटा आदमी दौड़ नहीं पाएगा जल्दी से। तो ये क्या बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कोई व्यक्ति कितना कोई वस्तु कितना स्पीड में जा रहा है ठीक है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इतना फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। ठीक है यहाँ देखना समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 का मान भी सेम आया और समीकरण 2 का मान क्या आ गया लगभग सेम है ना। इनके क्या रखा है इसने L रखा है आया समझ क्या। अरे तुम्हारा आई क्या करंट बह रहा है इसमें क्या स्पीड बह रहा होगा कोई व्यक्ति जा रहा होगा कोई पर्सन जा रहा होगा या कोई वस्तु है यानी क्या समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों m क्या हो जाएगा m और L आपस में बराबर हो जाएगा यानी जड़त्व के कारण क्या है m तुम्हारा क्या द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा इसका लंबाई के किसका लंबाई की बात हो रही है मैं सॉरी लंबाई कह रहा हूँ ये 16 प्रेतत्व है इसके लंबाई क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए जड़त्व के कारण ये जड़त्व गुण लाता है। ठीक है कोई वस्तु कितना भारी है उसका भारी पे डिपेंड कर रहा है उसका मास कितना भारी है कितना उठा रहे हैं हम उसको F बराबर m है पढ़ेंगे F बराबर m या m जी बोल सकते हैं। F बराबर बल मास जिसे बोलते हैं कितना भारी है G कितना किस लगा रहे हैं कितना लगा रहा है G। ठीक है अब यहाँ देखिए V बराबर क्या होता है I पता है ना मतलब यहाँ पे V क्या है I के बराबर हो गया क्यों हम लोग पढ़े होंगे ओम के नियम के साथ जैसे जैसे करंट वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है करंट भी बढ़ता है। पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए। हम लोग कभी बोले हैं करंट कम हो रहा है करंट ज्यादा हो रहा है हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या वोल्टेज कम है तो वोल्टेज का मतलब करंट कम होता है। समझ में आ रहा क्या तो ये तुम्हारे यहाँ पे डिपेंड हो रहा है इन दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ तक फिनिश। अब दूसरा पॉइंट दीजिएगा दो कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों देखिए दो कुंडली है ये टॉपिक यहाँ तक खत्म हो चुका है दूसरा टॉपिक है। ठीक है दो कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा चुंबकीय फ्लक्स मैंने फाई। तो देखिए ये तुम्हारे यहाँ पे क्या लगा दोनों लगा हुआ इधर भी और इधर भी इसे I1 है तुम्हारा क्या I2 है I1 करते हैं ये तुम्हारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे कुंजी ये भी तुम्हारा क्या लगा हुआ है। ठीक है इसमें तुम्हारा प्लस माइनस है तुम्हारा क्या प्लस माइनस है ये इधर की ओर जा रहा है इधर की ओर आ रहा है समझ में इतना चीज। फिर क्या हो रहा है अतः पहली कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स यानी N फाई बराबर क्या होता है मतलब N फाई बराबर L I1 प्लस M फाई1। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सॉरी फाई नहीं है I1 और I2 यानी तुम्हारा ये तुम्हारा क्या स्वयं वाला इधर क्या लिखा यहाँ पे स्वयं प्रेरित है और L M क्या है तुम्हारा अन्योन्य प्रेरित हुए दोनों आपस जो बराबर हो गया। अब यहाँ पे आया तुम्हारा क्या किया गया कार्य द्वारा। ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार प्रेरित बिंदु भाग बल कितना होगा तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले सकते तब तक ले लीजिए। ठीक है तो इसे मिटा रहा हूँ तो डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को भी चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ही है थोड़ा सा पॉइंट है आगे लिख देता हूँ। शाम हो जाता देखिए सामने मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। मैंने बोला क्या प्रेरित विद्युत भाग बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल इन है जी इसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स। ये शॉर्ट फॉर्म, इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं ना। हाँ सॉरी, एप्सिलॉन, ई बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन बराबर कितना, माइनस डी और क्या होता है एन फाई। अब बटे क्या होता है यहाँ पे डी टी। अब एन फाई का मैं मान रखूँगा वहाँ से, दिखाई दे रहा है क्या, देखिएगा दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ से मैं मान रखूँगा, देखिए सामने। ई बराबर क्या हो जाए तुम्हारा माइनस डी एन की जगह मैं क्या रखूँगा, तो एल आई वन, फिर क्या रखूँगा प्लस एम आई टू, बटे क्या है तुम्हारे यहाँ पे डी टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब गौर करिए, ये बाहर है, दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो गुना कर दिए, इज इक्वल टू माइनस डी बटे डी टी, और तुम्हारा एल आई हो जाएगा, एल आई वन। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस हो जाएगा क्या डी एम आई टू बटे क्या हो जाएगा डी टी। तो अपना ये तुम्हारा विद्युत भाग बल है चुंबक के प्लस के अंदर, ठीक है। सर मैं दोबारा देख लीजिए इसको कैसे बता रहे हैं, यानी ये क्या है, एप्सिलॉन बराबर होता है माइनस डी एक्स डी एन फाई बटे डी टी। ये क्या है तुम्हारा चुंबकीय में परिवर्तन, और यहाँ पे क्या प्लस से परिवर्तन बटे दर जितना भी उसको टाइम लगा, और उसी के यहाँ पे क्या लगा, मैंने नाम मान पुट कर दिया। समीकरण किससे, इसे मान लीजिए समीकरण क्या मान लीजिए, क्या माना हूँ मैं यहाँ पे 2 इसे 3 मान लीजिए, और ये 1 है ना, न्यूटन पे एक तरह से, ठीक है। इसे मान लीजिए 2 समीकरण 1 से मान रखने पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चाहे नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। समीकरण 1 से एन फाई का मान रखने पर चलो रख दिया, कोई डाउट है ना किसी को भी। अब रखने का कारण क्या हो गया, दोनों अलग अलग कर देंगे ना, फिर तो अलग अलग कर दिए, और अपने यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो लास्ट है, बिल्कुल लास्ट, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तब तक बाय, आप लिख सकते हैं। ये शुरू करते हैं, ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जिसका ये लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का, ठीक है। इसका नाम क्या है, मतलब 6.10 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखिएगा ऐसा लिखा मिलेगा, क्या है तो प्रतिवर्ती धारा जनित्र, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर बनाना है इसको, ठीक है। आप फोटो यहाँ पे देखिएगा, ये जनरेटर का कुछ इमेज है, ठीक है, बुक में भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं क्या जनरेटर है, क्या प्रतिवर्ती धारा क्या होता है। एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है, एसी मतलब अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। अदिष्ट धारा को क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा प्रतिवर्ती धारा किसे कहता है, यानी प्रतिवर्ती धारा जनित्र क्या है, तो समझिएगा क्या बता रहा है यहाँ पे। ये बता रहा है यह मतलब एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, परिवर्तन करता है, उसे क्या बोले, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, धारा जनित्र कहते हैं। कहना समझिए दोबारा से, फिर मैं बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा से किसमें हो रहा है, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, विद्युत धारा में उत्पन्न हो रहा है। जैसे जनरेटर आप देख सकते हैं नॉर्मल, ये क्या करता है, उसमें जो तेल हम लोग डालते हैं वो क्या करता है, हवा घुमाने का काम करता है बस। वो घुमाने का जितना ज्यादा तेज स्पीड घुमाएगा फिर करेगा वो, उतना ही तुम्हारा क्या करंट निकलेगा। कभी कभी आप देखिएगा जनरेटर चालू होता है, थोड़ी देर के बाद करंट आता है, यानी तब तक वो उत्पन्न नहीं हो पाता है सही से, पूरा राउंड लगाना शुरू कर देगा ना, तब जाके उत्पन्न होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक मैंने होता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी से बोलते हैं इंग्लिश में, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऊर्जा दोनों, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा हिंदी में बोलता है। उसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देना है, यानी कि जितना हवा घुमाएगा ना, हवा वाला टरबाइन आप देखे होंगे क्लास 10 के अंदर भी बहुत सारे टरबाइन होते हैं, टरबाइन घुमाया जाता है, सिर्फ एक ही वजह होता है घुमाने का, क्या, तो इससे क्या बने, विद्युत बने, यानी बल्ब जल जाए, समझ में क्या, बल्ब जलाने का काम करता है, यानी विद्युत बनाता है। सेम टू सेम इसी का यही काम है, क्या, कि एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसे परिवर्ती धारा जनित्र कहते हैं। और ये किसके पर डिपेंड है, तो ये बोल रहे हैं यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के आधार पर होता है। ये किस पे होता है, तो फैराडे के जो नियम है ना चुंबकीय, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो जल विद्युत परियोजना, जैसे हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे बहुत सारा बांध होता है, बांध में से पानी नीचे गिराया जाता है, गिराने के वजह से मोशन में हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी और स्थिर दोनों मिल जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगा तो टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन घुमाएगा तो बिजली बनेगी, तो बिजली बनने का पहला काम यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध में बहुत सारा अच्छा खासा एनर्जी कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि वहां से स्पीड में गिरेगा ना पानी, तो पंखा घुमाएगा तो क्या करेगा, वो घूमेगा, तो भाई ये तुम्हारे किसी सिद्धांत पे, फैराडे के सिद्धांत पे घूमेगा तो चुंबक आती बनाएगा, क्या, विद्युत धारा बनाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा इसको। दूसरा पॉइंट हो रहा है नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। नाभिकीय क्या होता है, नाभिकीय मतलब है उष्मा,
यहाँ पे क्या होता है, उष्मा देते हैं एक तरह से। उष्मा ऊर्जा क्या करते हैं हम लोग, तो नाभिकीय मैंने जब अंदर परमाणु होते हैं न्यूक्लियस परमाणु के अंदर, उसके अंदर जो क्रियाएं होती है, इसके अंदर हीट हो जाता है, कुछ गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद भाप बनता है, भाप बनने से कुछ टरबाइन को घुमाता है। आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, कुकर वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। उस हवा से तो घूमता है, तो गर्म होने की वजह से घूमता है, फिर घूमने के कारण क्या बनता है, बिजली बनाता है। ये तुम्हारे यहाँ पे बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, यानी इसी को हम लोग केवल नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना होना मतलब है। तीसरा क्या, ईंधन को जलाकर भाप से विद्युत उत्पन्न करना। और ईंधन यानी गर्म, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, कोयला वगैरह हो गया, कोयला से हम लोग क्या बनाते हैं, तो कोयला से भाप जलाएंगे उसको। सेम टू सेम एक कंडीशन आएगा पहले का दूसरा का वाला पॉइंट, वो भी तुम्हारा क्या करेगा, भाप बनेगा, भाप बनकर इंजन बनेगा, इंजन मतलब सॉरी भाप बनकर घुमाएगा टर्मिनल को, उससे क्या बनाएगा, विद्युत ऊर्जा बनाएगा, ठीक है। जैसा जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो बोल सकते हैं जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किए थे, कि भाप से सबसे पहले चलने वाला इंजन बनाया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, जनित्र का संरचना, ये अपना डायग्राम किसका है, तो जनित्र का है। जनित्र मैंने जनरेटर का, एसी जनरेटर। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे समझिएगा इसको, ये दोनों लिखा हुआ चुंबक है, क्या है, तो ये क्या बोल रहे हैं, शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र होना चाहिए, इसे हम लोग नाल चुंबक भी बोलते हैं। अभी आप देखिएगा ऐसा रहेगा चुंबक, देखिए क्या ऐसा, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, साउथ रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसे टाइट कर दूंगा तो बन जाएगा ऐसा का, समझ में आ गया। अरे समझ क्या, जैसे मैंने मुड़ा हुआ ऐसे, तो मुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, तो इसे मैं सीधा नहीं कर सकता क्या, तो सीधा करते समय बनाते समय की बात हो रही है। अब मैं बन जाएगा तो थोड़ा सीधा कर देंगे, हार्ड होता है ना एक तरह से, तो बनाते समय की बात हो रही है। अगर इधर नॉर्थ होता है तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। लेकिन गलती से अगर मैं काट दूं बीच में से, तो वही अपना चुंबक दिखा देगा, ये भी नॉर्थ बन जाएगा, ये भी साउथ बन जाएगा ना। और बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, शक्तिशाली चुंबक होना चाहिए, ठीक है, या नाल चुंबक भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट एनिमेशन होना चाहिए, एनिमेशन जिसे हम लोग कुंडली बोलते हैं। तो कुंडली ये दिख रहा है क्या बीच में जो घूमेगा, उसे हम लोग कुंडली बोलते हैं, ठीक है। फिर बोला सर्पी वल्ले, सर्पी वल्ले क्या होता है, ये लिखा हुआ है सर्पी वल्ले, ठीक है, आधा है सर्पी वल्ले दिख रहे हैं, दोनों गोल गोल घूमने वाला, एक टच रहता है, मतलब उसमें घूमने वाला रहता है। ये दोबारा पढ़ना लिखा जा रहा है इसमें, ठीक है, कुंडली में तुम्हारा टच रहता है घुमा हुआ। और ये तुम्हारा क्या है, इसे बोलते हैं ब्रूस, क्या बोलते हैं इसे, कार्बन ब्रूस, ठीक है। तो कार्बन ब्रूस का इसमें टच रहता है, और टच होने का घूमता नहीं है, सिर्फ टच रहता है, इसे चिपका हुआ, ठीक है। और चिपका होने का इसमें जब ये घूमेगा ना, इससे करंट फ्लो होगा, करंट होगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाएगा, ठीक है। और दोबारा देखिएगा, यानी कार्बन ब्रूस ये तुम्हारा हो गया इसका बारे में। और यहाँ देखना कार्बन ब्रूस जो बता दें विद्युत परिपथ में क्या होता है, आगे जाके जुड़ जाता है, जिससे बल्ब बल्ब जलने शुरू हो जाता है। समझ में क्या, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे मैं तार जोड़ता हूँ, चाहे कोई बल्ब को जोड़ता हूँ ऐसा, तो जलना शुरू हो जाएगा अगर ये घूमेगा तो घूमने का कंडीशन क्या क्या है, घूमने का कंडीशन क्या है कि घूम इधर से आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आ रहा है, इधर क्या ऐसे ऐसे आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से कहाँ की ओर आ रहा है, साउथ की ओर आ रहा है। समझ में आ रहा क्या, मान के चलिए घुमा हुआ चाहे नहीं मान के चलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे तुम्हारा क्या ध्रुवी है, ध्रुवी मैंने क्या है, एक्स अक्ष, इसे अक्ष बोलते हैं, वो अक्ष पे घूमेगा, चक्कर लगाया ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये तुम्हारे लगे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही है, ये आगे होगा नहीं पीछे जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ क्या करेगा एक तरह से घूमना शुरू कर देगा। समझ में तो चीज क्या। अब फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, ये कुंडली है C1, सॉरी मतलब कुंडली एक ही हुआ, ठीक है, C1 मत बोलिए, एक ही कुंडली यहाँ पे। अब यहाँ समझना है, यहाँ पे हमको पता है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र गुने क्या होता है, एरिया, एरिया से हम लोग पढ़ाए थे, तो देखिएगा ये तुम्हारा क्षेत्रफल इधर जा रहा है क्या ऐसे ऐसे, ये क्या, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बता रहा है। अब एरिया भी अगर इधर है तो थीटा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री का बन जाएगा। वो 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो कोई 0 का मान 1 रखेंगे तो फिर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा यानी 5b बराबर मतलब 5 बराबर b एक कोस थीटा हो जाएगा, अब कोस थीटा का मान 0 हो जाएगा, परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तित होता है, 0 होगा 45 होगा। देखो कैसे, आई मान लीजिए ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, पन्ना दिखाता हूँ, देखिए ऐसे मान लीजिए कुंडली है, ठीक है, कुंडली है, पहले ऐसे था, देख रहे क्या ऐसे ऐसे है, अब धीरे ऐसे मान लीजिए ऐसे हो गया, तो ऐसे फिर ऐसे भी होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे तो नहीं घूमेगा, अरे घूमेगा ना, तो क्या बोलते हैं थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अभी आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यानी यदि समय t पर कोणीय वेग ओमेगा हो, समय t लग रहा है लेकिन कोण कितना हो रहा है, ओमेगा बन, इसे ओमेगा बोलेंगे, डब्लू मत बोलिएगा, ओमेगा है क्या ये, ओमेगा, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा है, ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, हल्का सा डब्लू ऐसे करके डब्लू वैसे कर देंगे, ओमेगा बन गया। यानी कि ओमेगा हो तो कोणीय विस्थापन थीटा हो, तो कोणीय विस्थापन कितना है यहाँ पे, थीटा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर तुम्हारा होता है क्या, डब्लू बटे समय, ठीक है, यानी विस्थापन बटे समय, ये तुम्हारा क्या होता है, कार्य को बता रहे हैं। तो विस्थापन यहाँ पे मैंने क्या बोला है, विस्थापन क्या है,
थीटा है तो डी डी का जगह क्या रखें हम लोग, थीटा रख देंगे, रख सकते हैं क्या। और तुम्हारे गुना में तो कहाँ चल जाएगा, सॉरी भागा में तो कहाँ चल जाएगा, गुना में ये थीटा बराबर डब्ल्यू टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब जब मैं थीटा माना उसको मैं डब्ल्यू टी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखिएगा समीकरण एक से क्या, समीकरण एक थीटा का मान रखने पर, अब देखिए बी फाइव मतलब फाइव इज इक्वल टू बी ए कोस, और थीटा का क्या रखा मैंने, डब्ल्यू टी, दिखाई दे रहा क्या, इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2। अब ये घूमेगा, समय घूमने का प्रयत्न करेगा, तो देखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट में मान लीजिए थीटा कितना था, 0 डिग्री था। तो मान लीजिए कोई फर्श नहीं होता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, कैसे अगर ऐसा होगा तो इधर की देखो, मान लीजिए तुम्हारा क्या है, कोई प्रणाली का वो है, क्या बोलते हैं, कुंडली है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है बी, और एरिया भी इधर ही है, इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 0। जब पहली स्थिति में रहेगा वो कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो कोण 0 का मान कब रहेगा, 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट में 0 डिग्री होगा, फिर चक्कर लगाया दूसरा पॉइंट में क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, ऐसे घूमेगा 0 से क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर 90 से क्या होगा, नीचे में आया, ऐसे में अगर ऐसे में घूमेगा तो, या फिर ऐसे में घूमेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बताया था पहले। थीटा फिर क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन में दूसरा बार घूमेगा तो कैसा बनेगा 90, तीसरा बार घूमेगा तो 180 डिग्री, और चौथा बार 270, पांचवा बार कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी ऐसे घूमेगा ये। देखो अभी ऐसा है, मान चलिए अभी ऐसा था, अभी ऐसा है, ठीक है, अभी ऐसा होगा क्या, तो पहले अभी 0 पे आपके 90 पे हो गया, और फिर ऐसा हो गया 180, अब 270 हुआ क्या, फिर 360 हो गया क्या। तो इस कंडीशन में यहाँ पे घूम रहा है एक तरह से, तो कंडीशन अभी दिखा रखा है किताबों में, देखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक स्लाइड फॉलो हो चुका है, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक वीडियो बताइए कैसा लगेगा। देखिए आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए ये तो जनरेटर है अपना जो दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए सामने, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और आगे देखते हैं, ये तुम्हारा पॉइंट जो मैंने बताया ना वो इस कंडीशन में आ रहा है। देखिए पहले 0 पे था, फिर 90 घूमा, दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं बोलता हूँ, मैं इमेज बनाऊंगा, देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या हुआ, पहले 0 था, फिर 90 बना, फिर 180 बना, फिर 270 बना, फिर 360 बना। ये कुंडली है, कुंडली घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा क्या, ये कुंडली घूमने के वजह से तुम्हारा एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं जो थोड़ी देर पहले भी हुआ था। जैसे मैं आपको यहाँ बताया था, थीटा 0 से 0 बनाया था, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 डिग्री पे घूमता है। कैसे घूमता है देख लीजिए, जो मैं यहाँ पे लिखा वहाँ बता रहा था वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए मैं बता रहा था, पारम जब कुंडली घूमना शुरू करता है, कुंडली दिखाई दे रहा है क्या, जब घूमेगा तो पहले ऐसा था 0 डिग्री पे, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, पारम में जब कुंडली का क्षेत्रफल ये सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र बी भी क्या है 7 है, मतलब सदिश एक तरह से। जब बनेगा तो इसका थीटा बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, पहली बार 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री का कोण बनता है, कुंडली को घुमाने पर कोण का मान बदलते रहता है, जैसे बताया था ना, पहले 0, फिर क्या होता है 90, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री हो जाती है, फिर से क्या बनेगा 0, समझा 0 0 घूमता रहेगा एक तरह से, पहले 0, फिर 170, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 डिग्री पे क्या करेगा, आपस में घूमेगा। और इससे क्या होता है, यहाँ से फ्राडे का नियम उत्पन्न होता है, फ्राडे का नियम ही एक तरह से। तो फ्राडे के नियम से हमको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे ही बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन बताया जा रहा है कि एप्सिलॉन बराबर -d∅/dt होता है। ये तुम्हारा माइनस सिर्फ दर्शा रहा है, किस लिए कि लेंज का नियम है, ये अपने उत्पन्न होने का विरोध कर रहा है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखना, यदि फेरों की संख्या अगर n हो, मान चलिए n है फेरों की संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n d∅/dt हो जाएगा। और समीकरण इसे क्या मानते हैं हम लोग, और समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 पीछे जो मैं इसे इरेज कर दिया ना इस साइड में, उसमें था समीकरण 2, देख लीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से फाई का मान रखने पे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मतलब फाई मतलब साइन बराबर एन डी, अब बी ए कोस थीटा ओमेगा टी, थीटा क्या ओमेगा टी है, अब थोड़े पहले लिखा था थीटा बराबर ओमेगा टी के बराबर होता है, कैसे लिखा था वो बताया था थोड़े पहले, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, ये तो ओमेगा टी है, मैं थीटा पुट किया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही बता देता है, अब गौर करना है यहाँ पर, यानी एन डी बी ए कोस थीटा बटे मतलब कोस थीटा का मतलब पूरा मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे समझ में क्या, ये पूरा थीटा है, और इसे क्या करेंगे dt करेंगे, dt मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, ठीक है, पढ़े होंगे मैथ के अंदर। यहाँ पे क्या बोल रहे देखिएगा, ये तो तनित ऐसी मतलब ये फोटो है, ठीक है, इसे मिटाया नहीं। आगे देखना, ई बराबर एन बी ए डी कोस थीटा बटे dt, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, कहने का इसको मैंने क्या किया dy/dt किया, मैंने dy/dt किया, तो सेम टू सेम क्या बन गया dy/dt बराबर एन बी ए और डी किसका कोस का,
कोस डी टी, और इसका ओमेगा यहाँ पे टी आ गया है ना, यहाँ पे टी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू टी। क्यों? इसका थीटा ना है, डब्ल्यू टी ने थीटा है। अब फिर इसका भी क्या करें, डेरिवेटिव करेंगे। जब इसका करते हैं ना डेरिवेटिव तो कोस मतलब कोस थीटा कितना होता है आंसर, इसका होता है माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। यानी डी कोस थीटा का ऐसे डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। यानी साइन एक्स हमने थीटा यहाँ पे एक्स मैं क्या पुट कर सकता हूँ, थीटा पुट कर सकता हूँ। और जब थीटा कुछ और भी शब्द में हो तो उसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे, तो मैंने उसका भी कर दिया डेरिवेटिव। समझ में आ रहा क्या? डिफरेंशिएशन कर रहे थे मैं, 5वां चैप्टर अपना जो 5वां चैप्टर है, डी ओवर डी एक्स निकालना होता है, ठीक है। और ये बराबर क्या होता है, माइनस। क्यों माइनस क्यों आया, तो ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे माइनस भूल गया, ये तो माइनस में लेंज करनी बता रहा है एक तरह से। फिर देखना यानी डी कोस यानी ई बराबर क्या होता है, माइनस एन बी, और इसका मान कितना होता है कोस का, तो माइनस होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी मैंने थीटा, मतलब थीटा का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। क्यों? इसके बाद एक और होगा डी टी बटे डी टी, डी से डी का क्या होता है आपस में कट जाएगा तो एक आ जाएगा, फिर तो गुना करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम आ गया यहाँ पे। अब गौर करेगा एन बी ए और ओमेगा जो यहाँ था यहाँ पे आ गया, और साइन थीटा हो गया। माइनस माइनस कहाँ चला गया, प्लस में। जब माइनस है और माइनस है गुना ना हो रहा है ब्रैकेट का मतलब, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा ऑलरेडी गुना हो रहा है, कोई डाउट है तक? किसका मान है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ठीक है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान चाहिए, तो क्या करेंगे साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। साइन थीटा का मान कितना 90 डिग्री पे एक होता है, एक करने तभी ना होता है। अगर एक मैं ओमेगा थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री, इस कंडीशन में तुम्हारा एन बी ए यानी इस सबके जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, तो मैं गुना कर दिया यहाँ पे। अब देखना यदि मैक्सिमम मान चाहिए तो, यदि मैक्सिमम मान चाहिए तो ये नोट होना चाहिए, ये नोट होगा मैक्सिमम आएगा। मैं बोलता हूँ इसका मैक्सिमम कितना होता है, ये नोट याद रखिएगा। और ये नोट बराबर क्या होता है एन बी ए डब्ल्यू, इसको मैंने मैक्सिमम को क्या बोल दिया मैंने, म्यू नोट बोल दिया, सॉरी अब साइलेंट नोट बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने अब साइलेंट नोट। तो मैक्सिमम की जगह मैं ये रख सकता हूँ क्या, ये वाला, ठीक है। तो इतने ही बराबर तो ये है, ओमेगा कहाँ चलेगा जी, ओमेगा भी तो होना चाहिए यहाँ पे, ओमेगा भी है, ठीक है, ओमेगा भी रहेगा ना, क्योंकि ओमेगा कहीं थोड़ी ना जा रहा है, ये तो गुना होकर वही वैसे की वैसे आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यदि मैक्सिमम हो इतना हो गया। वैसे समीकरण क्या मैंने 4 बोल दिया 4 है, और समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है तो यहाँ देख लीजिए, समीकरण 3 है, ये बनाया क्या यार समीकरण 3, ठीक है। इसमें इसका मान रख रहे हैं हम लोग, देखिए समीकरण 3 में इतना, समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पे ये बराबर क्या होता है एप्सिलॉन, मतलब क्या एप्सिलॉन नॉट साइन और ओमेगा टी से बोल सकते हैं हम लोग, थीटा ही है, ठीक है। तो साइन का मैक्सिमम मान रहता है मिनिमम मान +1 से -1 के बीच होता है। आप ग्राफ पढ़ाएंगे साइन का, साइन का ग्राफ ऐसा चलता है, ठीक है। तो +1 से कहाँ तक चलता है, -1 तक चलता है। तो ये याद रखिएगा साइन का ग्राफ +1 से -1 तक चलता है। यदि एप्सिलॉन का मान प्लस मतलब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आता है एप्सिलॉन का मतलब इसे बोलेंगे हम लोग क्या, विद्युत चुंबकीय भाग मतलब विद्युत भाग बल, ठीक है। तो तुम्हारे क्या इसका मान प्लस से एप्सिलॉन से कहाँ तक चला, एप्सिलॉन नोट से माइनस एप्सिलॉन नोट के बीच में ही चलता रहेगा, क्या बदलता रहेगा एक तरह से इसका मान, किसका मान टर्माइनों का, मतलब इसका क्या बोलते हैं कुंडली का, ठीक है। कोई डाउट आता है किसी को तो अपना यहाँ पे खत्म होता है, और एक डायग्राम है उस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जैसा भी लगा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसा वीडियो लगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते तब तक के लिए। ओके मैं नेक्स्ट दिन चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना, और जो टॉपिक मैंने पिछले बार दिखाया था एसी का ही पार्ट है, ठीक है, यानी कुंडली का ही पार्ट है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जान के पेट्रोल बहुत ज़्यादा बीच में आ गया, आवाज़ नहीं दे रहा होगा। चलिए देखिए सामने देखिए क्या बोले यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित, यानी इससे क्या बोले हम लोग एसी जनरेटर। जैसे बताया था कुंडली है, दिखा दे रहे कुंडली है, ये तुम्हारे दोनों तरफ क्या है नोट्स और चुंबक है, तो ये घूरने का प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग एक ही साथ देख लीजिए बुक का है बुक, चलिए बुक में आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा होगा, चलिए देखिए अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, सिर्फ घूमने जाने गति को दर्शा रहा है, कैसे कैसे घूमेगा कैसे कैसे नहीं घूमेगा, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, चरण 1 में जो कोई प्लेट होगा ऐसा रूप में होगा, मतलब लेटा हुआ रूप में ऐसे खड़ा, ठीक है, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा होने के बाद फिर क्या होगा ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर घूम जाएगा चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये बता रहा है, ठीक ना। चरण 1 में क्या हो रहा है, आर्मेचर का तल, आर्मेचर मैंने कुंडली जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुंडली है, दिख रहा है वाला हिस्सा,
कुंडली के तल क्या चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगा, अभिलंबवत। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरफ चुंबक क्षेत्र रहेगा उसी तरफ उसका क्षेत्रफल भी रहेगा। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा ये आपको दिख रहा है क्या, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है मान लीजिए, ठीक है, तो एरिया भी क्या होगा, इधर ही होगा। एक ही लाइन में हो तो इसका थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। इस कंडीशन में तुम्हारा 0 बन गया, थीटा 0 यहाँ पे हो गया। हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और साइन ओमेगा टी होता है। साइन थीटा इसके बोलने से पूरा थीटा ही बोलूंगा, ठीक है। ये पूरा क्या तुम्हारा थीटा है, समझ में आ रहा क्या, ये पूरा थीटा यानी साइन थीटा ओमेगा मतलब यू नॉट मतलब क्या एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा। देखिए साइन थीटा का मान कितना, 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। साइन 0 का मान 0 ही होता है, इसलिए गुना बनने क्या बन जाएगा वो, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होगा वो होगा ही नहीं। पहली बात होगा क्या, यानी 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बोला था, चरण 2 में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 90 डिग्री पे घूम जाने के बाद आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र में समांतर हो जाता है। ये लो समांतर बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बने, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर क्यों जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, और क्षेत्र एरिया किधर जा रहा है, उधर की ओर। तो इस कंडीशन में देखना इधर चुंबकीय क्षेत्र इधर क्या है तुम्हारा एरिया, तो कितने बीच में बन गया यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन गया। और इधर सामने देखो सब कोई, और 90 डिग्री कौन बना ना, तो क्या बने यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा। और थीटा का मान यहाँ पे क्या है 90, और थीटा का 90 का मान कितना, तो 1, तो 1 बराबर यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर क्या, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो पूछेगा यहाँ पे कि साइन ओमेगा थीटा यानी साइन थीटा के बराबर कितना डिग्री पे ओमेगा बराबर ओमेगा थीटा होगा, मतलब ओमेगा नॉट होगा। तो कितना थीटा होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी मतलब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट होगा कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री पर। समझ में आ गया, 90 और 90 आगे पढ़ते तो पता चल गया, ठीक है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव बनाएगा 100%, जब देख लीजिएगा ये बनाया होगा कि कितना थीटा पे घुमाने पर तुम्हारा इसका दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वो है 90 डिग्री पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चरण 3 में आता है, जब तीसरा को ऐसे, अगर पहले ऐसे था फिर ऐसे घुमा फिर ऐसे नहीं हो क्या, तो अब ऐसे हो गया, ठीक है, वापस उसी कंडीशन में आ गया। यानी 180 डिग्री पे घूम जाने के बाद आर्मेचर का स्थिति कैसा हो गया, तो ऐसा हो गया। ये दोनों नॉर्थ साउथ क्या चुंबक है, ठीक है। और तुम्हारा पी क्यू आर एस क्या तुम्हारा नाम, उसका नामकरण तो शुरू में लिखा था। अब थीटा कितना दे रखा है, 180 डिग्री है। अब बताइए थीटा 100 साइन 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। साइन 180 डिग्री का मान होता है -1। अब यहाँ देखना क्या बोल रहा है, सॉरी साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है, कोस का होता है -1, तो ठीक है ना, यहाँ समझिएगा। तो अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या, एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 0 है तो सही। साइन एक है 180 यानी ये क्यों जा रहा है, इधर है, ये क्या है, इधर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। समझ में गया, चुंबकीय क्षेत्र का इधर जा रहा है, और तुम्हारा क्षेत्रफल का इधर की ओर जा रहा है। इसे बीच में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। तो उस कंडीशन में इसका मान क्या था, 0। इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 0। यहाँ यानी कि यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न नहीं होने वाला है। समझ में आया तो चीज क्या। नेक्स्ट पॉइंट, अगर चौथा स्थिति में आ जाए तो अब ऐसे था ना बाबू, देखिए ऐसे था, मतलब ऐसे था ना, कैसे अब ऐसे आएगा, अब ऐसे कैसे आएगा, मतलब ऐसा देख लगता है वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा उल्टा तो नहीं है ना, सही तो है। 270 के बीच में आ रहा है, यानी चरण 2 यानी 270 डिग्री पर घूमने के कारण आर्मेचर की स्थिति कैसी वैसी बन गई। अब ऐसा हो रहा है, और ये कैसे ऐसे आ रहा है, मतलब नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, नीचे क्यों आ रहा है, तो नहीं देखो ऐसे होता है, ये 0 90 270 सॉरी 180 और फिर क्या 200 और फिर 300। समझ में क्या चक्कर लगा रहा है, एक तरह से घूम रहा है। ये कोऑर्डिनेट है, आप पढ़ाए होंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए होंगे, चाहे क्या त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति ये पढ़ाया था क्या, सेम टू सेम मुझे बता रहा है। यानी एप्सिलॉन बराबर क्या हो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन, और साइन इसका मान कितना है तो -1 होता है। साइन 270 डिग्री का मान कितना होता है, -1। इस कंडीशन में इसका मान क्या आ गया, नेगेटिव। तो पूछेगा किस थीटा पे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट होता है -1 में, तो ये तुम्हारा होगा 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखना है दोस्तों क्या बोल रहे हैं। चरण 5 में क्या बोल रहा है, 360 डिग्री पर घूमने के बाद आर्मेचर की स्थिति। अब 360 में घूमे तो वापस उसी स्थिति में आ गया, तो पहले था 0 पे आ गया, वापस घूम पे 0 पे आ गया। 0 पे आने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं क्या बताता है, यहाँ पे यानी ऐसा बनेगा कुछ, और यहाँ साइन मतलब ओमेगा क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट यानी साइन ओमेगा टी, जिसे हम लोग थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, थीटा बोलते हैं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और साइन थीटा कितना 0 डिग्री 360 डिग्री, कितना यहाँ पे 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। 0 का मान गुना करने तो क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। और देखिए ये तुम्हारा जो एनर्जी उत्पन्न होता है कन्वर्ट हर्ट्ज में, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आते हैं, यहाँ पे एक और चीज देख लीजिएगा, बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए ये कोई ग्राफ है अपना, ठीक है, कैसे
ठीक है क्या? ये 0 से शुरू होता है कहाँ जाता है? π/2 पर। π/2 में 90 डिग्री। हाँ फिर यहाँ पे कितना आएगा? पाई आ जाएगा यानी 180 डिग्री। हाँ फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 270 डिग्री यानी π/3, 3π/2, 3π/2 और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2π। देखिए पाई का मान यहाँ पे 180 डिग्री है। कितना डिग्री यहाँ पे? 180 देखिएगा पाई का मान यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नीचे की ओर। पाई बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे तो 0 था, अब 180 में उसे भागा दें कितना हो जाएगा? 90 नहीं हो जाएगा क्या? और फिर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर कितना होगा? 270 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 9 दूनी मतलब 18 दूनी 36 नहीं हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360 डिग्री कोण बना देगा। तो ये बता रहा है कि भारत के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे चल रहा है ना, कितना ही होता है? क्या बोलिएगा? 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे कर लिया। सुन रहा है? देखिए यहाँ पे लिखे हैं 1 सेकंड में कितना बार किया है? 50 बार। ठीक है, लेकिन कहा जाता है विदेशों के अंदर 60 बार होता है। मतलब भारत के अंदर 50 बार जाता है, लेकिन और देशों में 60 बार। समझ में आया क्या? यानी एक बार ऐसे से कितना बार करेगा वो? 60 बार करेगा। समझ में आया क्या? यानी 1 सेकंड में वो 60 बार करेगा। कहाँ? तो विदेश में। और भारत के अंदर 50 बार। ठीक है, समझ में आया क्या? 1 सेकंड के अंदर। इससे बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे रहेगा और एक चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक ना? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपना लास्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, 6ठा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे 7 चैप्टर से, यानी कि अल्टरनेट करंट, जिसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की ओर। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।